औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। नाजरीन, अजीब मामलात हैं, अजीब शहर, अजीब सूबा और अजीब मुल्क। उसकी वजह दरअसल ये है कि आज भी उन्हीं लोगों से उम्मीदें वाबस्ता रखी हुई हैं जिन्होंने कभी उम्मीदों पर पूरा उतरने की जहमत तक नहीं की है। एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से बहुत ज्यादा इस चीज को एग्जैजुरेट किया गया कि उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हुकूमत गिराने के लिए पेशकश की गई है कि वो हुकूमत में इत्तेहादी बन जाएं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नए साल का तोहफा नई फूलझड़ी के साथ कराची वालों को दिया कि एमक्यूएम वालों को वजारतें देने की बात की गई और उन्होंने शर्त रखी कि वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाजी साहब को घर की राह दिखा दी जाए तो एमक्यूएम को शमूलियत देने की दावत हम देते हैं। उस पर एमक्यूएम की जानिब से पहले तो कहा गया कि हम इस चीज को, इस मुतालबे को या इस दरखास्त को हम मुस्तरद करते हैं, लेकिन बाद अज़ा नासिर हुसैन शाह साहब, मैं फिर बोलूंगा, नासिर हुसैन शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एमक्यूएम के सबसे करीब तरीन शख्सियत जो है वो तसव्वुर किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी वजारत छोड़ने के लिए तैयार हूं और एमक्यूएम वालों को अगर बल्दियात की वजारत चाहिए तो मैं पक्का वादा करता हूं कि उनको बल्दियात की वजारत इनायत कर दी जाएगी। इस पर एमक्यूएम पाकिस्तान वालों की जानिब से वाज़ेह तौर पर एक अजब मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। उन्होंने कहा कि बेहतर हो कि आप बल्दियाती जो सेटअप है उसको बाइख्तियार बनाएं। यानी मामलात ऐसे दिखने लगे कि एक कमरा चाहिए, हालांकि पूरा घर आपके नाम पे किया जा रहा है, लेकिन एक कमरे के ऊपर इस्तिफादा करने की बातें की जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज मोहम्मद हुसैन साहब मेरे साथ टेलीफोन कॉल पर इसी प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने यही बात की। उन्होंने कहा कि जिस तरह की बात आप कर रहे हैं, अगर एक कमरे की बात है तो यह कमरा देने का वादा 2008 में भी किया गया था और इस कमरा देने की लालच को देकर एमक्यूएम पाकिस्तान की पीठ में खंजर घोंपा गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों की जानिब से। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की भी काफी दौड़े लगती हुई दिखाई दे रही हैं। जहांगीर खान तरीन साहब काफी मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं, पूरा एक वफ्द बना के बैठे हुए हैं और वो जगह जगह दौरे करने की बात कर रहे हैं। यहां पर पेशकश हुई है और वहां जहांगीर खान तरीन साहब ने फौरन फोन उठा के घुमा दिया खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को कि जनाबे वाला आपके तमाम मुतालिबात हम मंजूर करेंगे। साथ ही साथ विफाकी हुकूमत इन मामलात पर भी कमर कस चुकी है कि एमक्यूएम के जो नुकात हैं, जिस एमओयू पर दस्तखत हुए थे, उनको भी मुकम्मल किया जाएगा। तमाम दफातर खोले जाएंगे, लापता कारकुनान को बाजियाब कराया जाएगा, कराची के लिए पैकेज का ऐलान किया जाएगा, हैदराबाद में यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, कोटा सिस्टम में हाथ हौला रखा जाएगा और इस तरह के दीगर मामलात जो एमक्यूएम के साथ साइन हुए थे उन पर अमल दरामद की बातें भी होने लगी हैं। दूसरी जानिब विफाकी हुकूमत की अगर मैं बात कर लूं तो विफाकी हुकूमत के तमाम वज़रा बशमूल मेरे प्यारे कप्तान इमरान अहमद खान नियाजी साहब की जानिब से भी वाज़ेह तौर पर यह बात की गई कि साल 2020 एक तेज फॉर्मेट का साल होगा और यह पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और रोजगार की फराहमी का साल तस्वुर किया जाएगा। और इसी खुशखबरी के साथ उन्होंने अपना पहला बम आवाम के ऊपर मारा। वो मारा पेट्रोल की सूरत में, दूसरा बम मारा गया सीएनजी की सूरत में, तीसरा बम मारा गया बिजली के प्राइसेस में इजाफे की सूरत में। यानी तीनों बम साल के इफ्तिताह पर ही, साल के शुरुआत में ही मारकर विफाकी हुकूमत ने अपने अज़ाइम पहले बता दिए हैं। नए साल का जिक्र किया गया, लेकिन किसी एक वजीर ने भी यह नहीं कहा कि वो साल 2020 होगा जो कि तरक्की और खुशहाली का साल होगा। वहीं दूसरी जानिब एक बात की जाती है कि हम लोग रिलीफ दे रहे हैं आवाम को, मईशत की बेहतरी के, मईशत के इस्तेहकाम के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन वाज़ेह तौर पर फिरदौस आशिक अवान साहिबा या वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान नियाजी साहब, तमाम काबीना का एक ही वतीरा है। पेट्रोल महंगा कर दिया जाता है ये कह के कि माजी वाला चोर था, उसके बाद बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है ये कहकर कि उससे पहले वाला जो है वो डाकू था। लेकिन वाज़ेह तौर पर अगर चोर और डाकू थे तो आपके सामने निकल कैसे गए? आपकी नजरों के सामने से कोई ठेंगा लगा के चोर और डाकू आपको निकल जाता है और आप कुछ नहीं कर पाते, या तो आपके पास इख्तियार नहीं है या फिर एएच खानजादा साहब की वो नज़म बिल्कुल हकीकत पर मबनी है कि इसे जाने दिन कप्तान, इसे जाने दे।
इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं इकबाल सांझ साहब। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि टेलीफोन कॉल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं भाषानी शाह साहब। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। इकबाल भाई, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे करूंगा। जनाबे वाला, क्या फूलझड़ी छोड़ दी गई है बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से? कराची वालों की उम्मीदें अब भी काफी वाबस्ता हैं। बहुत शुक्रिया अली जी। आपने इंट्रो में बहुत सारी तफसील में गुफ्तगू की और बहुत कम छोड़ा बात करने के लिए। यकीनन आपने शुरू किया उस बात से जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कोरंगी में हुकूमत सिंध की जानिब से बनाए गए 4 प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने के लिए वहाँ पहुँचे थे और मेयर कराची और MQM के रहनुमा वसीम अख्तर साहब भी वहाँ मौजूद थे। जी। अफसोस ये होता है कि बिलावल साहब की गुफ्तगू पर बात की जाती है, बिल्कुल बात की जाए। उन्होंने एक बात की है एक महफिल में, एक प्रोग्राम में, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में की है कोई एक टीवी चैनल्स भी उसको डिस्कस नहीं कर रहा। तो मैं थोड़ा सा आपके नॉलेज में भी इजाफा करूं कि उस वक्त सूरत हाल ये थी कि वसीम अख्तर साहब भी एज मेहमानों की फहरिस्त में शामिल थे। उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एज ए मेयर हमेशा हर जगह पर रिस्पेक्ट दी है और कभी भी इस तरह कोई इवेंट होता है कराची में स्पेशली तो उनको बुलाया जाता है। शहीद मिल्लत अंडरपास के हवाले से भी वो मौजूद थे, कोरंगी में भी मौजूद थे। तो जब वसीम अख्तर साहब ने गुफ्तगू शुरू की अपनी, तो उन्होंने गुफ्तगू में बरमला इस बात का इजहार किया कि उन्होंने ये कहा कि हमें हुकूमत सिंध से जो है बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, वो उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हमारी, और उन्होंने गिले का इजहार किया। जब उन्होंने गिले का इजहार किया और उन्होंने साथ ही वफाकी हुकूमत के ऊपर थोड़ी लानतान भी की। अच्छा। और उन्होंने उसका इजहार भी किया खुलकर कि जी हमें वफाक भी धोखा दे रहा है और वफाक से जो उम्मीदें हमें वाबस्ता थी वो पूरी नहीं कर रहा वफाक के ऊपर। तो उस कॉन्टेस्ट में जब चेयरमैन साहब की गुफ्तगू शुरू हुई तो उन्होंने इस बात का इजहार किया कि आप जब वफाक से बहुत ज्यादा परेशान हैं तो आप आ जाएं हमारे साथ, हम इनको रवाना करते हैं। अच्छा। आप सूबे में भी हमारे साथ आ जाएं, वफाक में भी इनको चलता करते हैं। और मेरे ख्याल ये सारा सर्कमस्टांसेस वही था और इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, जल्दी में तेल का काम किया इस बयान ने, लेकिन काम अच्छा हो गया। अच्छा, काम हो गया, अच्छा काम हो गया। काम अच्छा इसलिए हो गया कि जो वफाकी हुकूमत MQM को घास नहीं डाल रही थी। अच्छा। जो वफाकी हुकूमत MQM को लॉलीपॉप पे चला रही थी, चाहे वो बिन कासिम पार्क में आगे 162 अरब रुपए की बात की जाए या कोई फंड इनका जो है इनको न दिया जाए, इनके MNA MPS को वज़रा को कोई फंड ना दिया जाए, इनके सेनेटर्स को कोई फंड ना रिलीज हो, इनके वफाकी वज़रा को कोई फंड ना मिले और MQM इस बात पर सीख पाओ कि जनाब कराची के लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे, हमें हमारे MNAs को भी फंड नहीं दे रहे। अच्छा। तो हम किस तरह आवाम में जाएंगे? आपने हमारी परेशानी में इजाफा कर दिया है। और जो PTI की रवायत है धोखा आवाम को देने की, धोखा अपने इत्तेहादियों को देने की, झूठ बोलने की, फ्रॉड करने की, वो उन्होंने MQM के साथ भी रवा रखी। इकबाल भाई, यहाँ पर देखें, एक सवाल ये भी बनता है ना कि MQM वाले नफीस लोगों के अंदर ऐसे कौन से हीरे जवाहरात या सुरगाब के पड़ लगे हुए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले उनको अपने साथ रखना चाहते हैं, आप लोग उनको अपने साथ रखना चाहते हैं? बहादुराबाद पे हर कोई जाके सजदारेज हो जाएगा। देखिए मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने MQM को लेकर कभी भी इस तरह के अलकाबात नहीं नवाजे, अलकाबात से नहीं नवाजा जिस तरह PTI के रहनुमा सरबराह इमरान खान साहब ने कहे हैं, चाहे वो लंदन वाले की मौजूदगी में हो चाहे उनकी गैर मौजूदगी में हो। अच्छा। उस तरह के अल्फाज, गैर मौजूदगी में नफीस कहा था सर, तो नफीस तो हो गए ना। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी किसी भी स्टेज पर, मैं दावा करता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी किसी रहनुमा ने जो MQM के ऊपर जो इल्जामात इमरान खान लगाते रहे, इस तरह के कोई इल्जामात हमने लगाए हों। हमने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पहले भी कोalition में रहे, अच्छे रहे बुरे रहे, मामला चले नहीं चले वो एक दीगर बात है, लेकिन हमने कभी किसी को डाकू नहीं कहा, हमने कभी किसी से ये नहीं कहा कि अगर मैं इनके साथ इत्तेहाद करूं तो उस दिन मैं डूब कर मर जाऊं। अच्छा। हमने कभी भी इस तरह की लैंग्वेज नहीं। चलें ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भाषानी शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब, पहले तो आपने अपना इंतहाई कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला, रहनुमाओं की दौड़ें लग गई हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयान के बाद कि आप हमारे साथ आ जाएं, खान साहब को रवाना कर दें। जहांगीर तरीन साहब कहां लिफ्ट नहीं कराते थे, आज बहादुराबाद में जाके बातें करेंगे और यहां पर बयान दिया गया, वहां उनको कॉल घुमा दी गई कि जनाबे वाला आप बिल्कुल पीछे नहीं हटिएगा, हम आपके साथ खड़े हैं। थक तो नहीं गए आप लोग? बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली भाई, बड़ी अच्छी बात आपने कही। असल में मेन इशू ये है कि हम लोग के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तहरीक इंसाफ के साथ अगर MQM पाकिस्तान चल रही है या हिदायती हैं हमारे, तो असल में उनको अपने किबले रुख का पता है कि इस टाइम हमारा किबला रुख क्या है और उसी की बुनियाद पे वो चल रहे हैं। दूसरी चीज मैं ये बताता हुआ चलूं कि मेन चीज हमारे यहाँ ये है कि पिछले 15 सालों में
जो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट के एक दूसरे के देहाती ये रहे, तो क्या किया सर? कराची के अवाम आज भी देख रही है, कराची की अवाम पिछले 20-25 साल से देखती हुई आ रही है कि कराची के लिए, सिंध के लिए क्या किया गया है। मैं एक सवाल होता हुआ ये चलूंगा कि आप पिछले 5 साल गवर्नमेंट में देखें कि 150 अरब रुपए जो सफाई मुहिम के लिए जो खर्च किए गए, जिसमें से 69 अरब रुपए जो कराची का पैकेज था उसके लिए, तो मुझे बताएं कि कराची के अंदर क्या हुआ है, सिंध के अंदर ऐसा कौन सा काम हुआ है जो ये अपने अपने जो तरीकाकार को, अपने ये पर्दों को ये छपाते हुए फिर रहे हैं। पीसीआई का ये मंशूर नहीं है, एमक्यूएम पाकिस्तान को ये पता है। देखिए शाह साहब, मैं कता कलामी की माफी चाहूंगा, लेकिन मेरी बेसाख्ता हंसी निकल रही है आपकी बातों से। देखेंगे सर, करंट अफेयर का शो है, ये कॉमेडी शो नहीं है। आप कह रहे हैं एमक्यूएम वालों को सिमत मिल गई है, आपके साथ चल रहे हैं। उनका तो शिकवा यही है कि आप लोग लिफ्ट ही नहीं करा रहे उनको। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए अच्छा। अगर एक रहनुमा का जाने में उनका बयान अगर जारी हो, ऐसी कोई बात हमारी, आप जैसे आपने बात की कि जहांगीर तरीन साहब अभी जब आए, अली जैदी साहब, गवर्नर साहब, ये मीटिंग, सर ये कराची के ऊपर बात की गई है। इससे पहले भी हमारी 10 मीटिंगें हो चुकी है एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ, लेकिन अब इस इशू को इन्होंने क्यों इतना उठाया, ये मेरी समझ में नहीं आती। कि पीपल्स पार्टी उनको ऑफर दे रही है कि आप हमारे पास आए और हम जो है ना, आप हमारे साथ, आपको जो वजारतें आप मांगेंगे हम आपको देंगे। और सर वजारतों की बात नहीं है, पाकिस्तान की फलाई बहबूद के लिए काम। कराची की आवाम रो रही है, सिंध की आवाम रो रही है। आप सिंध के अंदर देखें सर, एक कुत्ते का वैक्सीन नहीं मिल रहे, करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए गए। आप अंदरूनी सिंध के हालात देखें सर, आवाम से जाके घरों तक हमारा पार्लियामेंट लीडर अलीम आदिल शेख पूरे सिंध में घूमता है। आप उसके हर टॉक शो के, हर उसके प्रोग्राम में सर आप देखें कि अवाम का रोना धोना क्या है। आज भी हम लोग वही अवाम ने अगर हमें ये वोट हमें दिया, हमें ये मकाम दिया, असेंबलियों तक हमें पहुंचाया, तो क्या आज भी हम लोग वही काम करें जो माजी में किया गया? लेकिन देखिए भाषानी भाई, क्लियर बात यह है कि कायदे आजम के 14 नुकात के बाद अगर कोई नुकात मशहूर हुए हैं तो वो बहादुराबाद के 24 नुकात थे, जिनमें से कोई एक नुक्ता भी अब तक पूरा नहीं हुआ। आप लोगों की 10 मीटिंग्स हो चुकी हैं सर जी, नुकात ही 24 थे, उसमें 10 मीटिंग्स हो गई, ना आपका कोई फायदा ना उनका दस्तरखान साफ हुआ है। शाह साहब आवाज आ रही है? हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। इकबाल सांद साहब, एक बार फिर आपकी तरफ आऊंगा जनाबे वाला। कहा जाता है मुसलसल कि कराची से आपको मैंडेट नहीं मिला, कराची में आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो दिख रहा है कि आप लोग काम कर रहे हैं। फ्लाईओवर्स भी बनाए जा रहे हैं, सड़कें भी बनाई जा रही हैं, वो काम किए जा रहे हैं जो केएमसी या मेयर के अंडर में होने चाहिए। वैसे पॉइंट तो उनका भी वैलिड है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि कराची के अंदर कुछ हो तो आप लोग वो इख्तियारात, वो महकमे उनके हवाले कर दें जो सही मानों में बल्दियाती महकमों के अंडर में होना चाहिए, बल्दियाती सेटअप के अंदर होना चाहिए। देखिए अली, यहाँ पर 2 बातें एक साथ आपने की हैं जी। इसमें पहले तो मैं ये कहूँगा आपको कि जो काम हो रहे हैं जी जी, वजारत जो बल्दियात होती है, जो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो एक कंडीशंस होती है सही प्रोजेक्ट्स की, बिल्कुल एक लिमिटेशंस होती हैं कि एडीपीज जो हैं, प्रोविंस की एडीपीज क्या होती हैं और डिस्ट्रिक्ट एडीपीज क्या होती हैं। तो वो जो एडीपीज में जो फंड मुकर्रर किया जाता है उसकी एक रेंज होती है। अच्छा। जो बड़ी रेंज के प्रोजेक्ट होते हैं वो सूबाई हुकूमतों की ही मातहत किए जाते हैं, अमूमन होता ही है। अच्छा, रही बात, हमें इस बात पर नहीं बहस करनी चाहिए कि जी काम कर कौन रहा है, हमें खुशी इस बात पर होनी चाहिए कि कराची में डेवलपमेंट के काम तेजी से हो रहे हैं। और उसमें वसीम अख्तर साहब को भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो ऑन बोर्ड लेती है, हर इवेंट पे लेती है। हमने यहाँ पर मेहमान किरदार नहीं, देखिए रिस्पेक्ट अगर आप किसी को दे रहे हैं तो आगे से आप चाहते हैं कि रिस्पेक्ट मिले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनकी सियासी हैसियत को समझते हुए हमेशा उनको रिस्पेक्ट दी है। अच्छा। लेकिन अगर जो अभी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो स्टेटमेंट की बात हो रही है, उस स्टेटमेंट में मैंने आपको उसके कॉन्टेस्ट समझा दिया कि ये किस कॉन्टेस्ट में बात हुई थी। अगर हुई है और किसी सियासी जमात ने दूसरी सियासी जमात को ऑफर दिए, छांगा मांगा की सियासत तो नहीं की, किसी जहाज में बिठा के किसी एमपी एमएनएस को प्राइम मिनिस्टर हाउस तो नहीं ले जाया गया, खरीदो फरोख्त तो नहीं कि ना, एक सियासी जमात को एक सियासी ऑफर दी गई है। तो ये तो पॉलिटिक्स का हुस्न है, जमहूरियत का हुस्न है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है और इसको पुराना भी नहीं बनाना चाहिए। शर्त क्या रखी गई है उसके ऊपर? देखें
एक जमहूरी हुकूमत को घर भेज दो और आ जाओ बैठ जाओ। नहीं 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 नहीं, उन्होंने ये कहा कि उनका साथ छोड़ें, इमरान खान को चलता करें, तो क्या मतलब इन हाउस तब्दीली नहीं हो सकती? तो सर नंबर्स गेम चेंज नहीं हो सकते? निसार खोड़ो साहब का बयान आज देख लें। नंबर ऑफ गेम्स चेंज नहीं हो सकते? निसार खोड़ो साहब का बयान मैं आपको बताऊं सर। जी बताएं। निसार खोड़ो साहब का बयान इस वक्त ये है जनाबे वाला कि अगर एमक्यूएम के अलग होने से हम हुकूमत गिरा दी जाती है, हम हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाते हैं, तो हम लोग इंतखाबात की तरफ जाएंगे। तो ये इसमें कौन सी गलत बात? तो सर जी फिर आप लोगों का मैटर वही आ गया ना सारा कि आप लोग एमक्यूएम को इसलिए मिला रहे हैं ताकि वो वहां से छोड़ें, वो गिर जाए। क्या देखिए, इस मुल्क में बिफोर टाइम इलेक्शन भी हुए, इस मुल्क में इन हाउस चेंजेस भी हुई हैं। अच्छा, ये कोई भी गैर जमहूरी अमल नहीं है जो बात की जा रही है यहाँ पे, ये जमहूरी अमल है और जमहूरी और अमल का हुस्न भी है। देखिए बात ये है कि चेयरमैन की ये कहने के बाद पीटीआई के लोगों की, प्राइम मिनिस्टर की और डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर की दौड़े लग गई हैं। अच्छा। हम तो ये देख के खुश हो रहे हैं कि चले जी, बिलावल भुट्टो जरदारी को जो ये कुछ समझते ही नहीं थे, उनके स्टेटमेंट से इनको तकलीफ इतनी हो गई है, परेशानियां लाहक हो गई हैं, अच्छा। अपने इत्तेहादियों के पास जाना शुरू किया। लेकिन अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के स्टेटमेंट से शहर कराची का वफाक से कोई फायदा होता है तो हमें इस बात की खुशी होगी। अल्लाह करे कि ऐसा हो, फिर इनको कोई लॉलीपॉप ना मिले, फिर आगे 2-4 महीने एक्सपेंड ना करें और ये मामला इसी तरह ना चले। हम समझते हैं कि अगर इस तरह एमक्यूएम के जरिए कराची की फलाह वफाक से हो रही है तो हमें इसमें कोई इतराज नहीं है। चलें ठीक है। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा इंजीनियर उस्मान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू किया जाएगा। जो बातें की जा रही हैं क्या वो कराची के मफाद में हैं या नहीं? बल्दियात की एक पूरी मिनिस्ट्री देने की बात हो रही है एमक्यूएम पाकिस्तान को, और आज मेयर कराची साहब ने भी कहा है कि हमने रद्द नहीं किया है, मुस्तरद नहीं किया है बिलावल भुट्टो साहब के उस बयान को। हम सोच रहे हैं और हम सोच के ही इस पर फैसला करेंगे। किसी की ख्वाहिश के मुताबिक हुकूमत में रहने या निकल जाने का फैसला हरगिज नहीं किया जा सकता। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इंजीनियर उस्मान साहब पाक सरजमीन पार्टी से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उस्मान साहब जरा बताइएगा सर, ये अगर फैसला बिलफर्ज एमक्यूएम पाकिस्तान तस्लीम कर लेती है और आके बैठ जाती है सिंध हुकूमत के साथ, बल्दियात की वजारत देने का पक्का वादा नासिर हुसैन शाह साहब कर चुके हैं, कराची के मफाद में कितना अच्छा साबित होगा? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद हुजूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। देखें अली साहब, माशाल्लाह से मुझे तो अफसोस होता है कि पाकिस्तान की मरकज़ी सियासत के ऊपर भी और पाकिस्तान की ज़ेली सियासत के ऊपर भी कि इस तरीके की आवाम के साथ जिस तरीके से ये लोग गेम कर रहे हैं, जिस तरह खेल उड़ाया जा रहा है, कराची की आवाम के साथ मजाक किया जा रहा है, कराची नहीं तमाम जितने भी अर्बन सिटीज़ हैं उनके साथ जो मजाक किया जा रहा है, क्या अब ये होगा कि कराची के अंदर एक इलेक्टेड मेयर जिसके पास अपने इख्तियारात हैं, जिसके पास अपनी डोमेन है, 6 के 6 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अपनी सीट्स पर हैं, डीएमसीज के पास सारे इख्तियारात हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आज 2 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास आज 4 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं, तो क्या अभी भी वजीर बल्दियात की इनको जरूरत है? नंबर 1 चीज। नंबर 2 भी बल्दियात में उस्मान भाई कहां ले गए सर? नहीं सर, सही, मैं आप मेरी बात को समझे ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अच्छा, आप कह रहे हैं मेरे के पास इख्तियारात है। नहीं, अगर आप मेयर तो इख्तियारात के ऊपर नहीं सियासत कर रहा है कि नहीं भाई हमारे पास मेरी बात सुनिए ना, वजीर बल्दियात आज भी इतने पैसे दे रहे हैं कि कम से कम आधा कराची बन सकता है। अच्छा। और वजीर बल्दियात के 2 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मलीर और डिस्ट्रिक्ट साउथ। सही। अगर डिस्ट्रिक्ट मलीर और डिस्ट्रिक्ट साउथ का आके अगर आप अभी हाल देख लें तो आपके सामने आ जाएगा सारी चीजें। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का आप हाल देख लें, जहां मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है, अगर इनसे इनका मवाजना किया जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उतने जितने अपने डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को पैसे दे रही है उतनी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वाले को भी दे रही है। अगर हालात की तब्दीली हो रही होती तो जहां इनके पार्टी के लोग हैं वहां पे भी हो रही होती। इसका मतलब आपके पास एक तो पैसे नहीं है, पहली नंबर 1 चीज। हम लोग एक तो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, एक तो हमारे पास पैसे नहीं है हुकूमत के पास। अगर आप एमक्यूएम के वजीर बल्दियात ले भी आते हैं तो क्या फर्क पड़ जाना है कराची पे? सिंध के अंदर इस साल जो हॉस्पिटल्स ने रिपोर्ट जमा कराई है, 1,86,000 लोग सिर्फ कुत्ते के काटने से जो है वो जख्मी हुए हैं। अच्छा, तो क्या ये बल्दियात के वजीर के पास पैसे नहीं है, वजारत के पास पैसे नहीं है, फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ्लाईओवर और सड़कें बनाती फिर रही है। बेहतरीन वजीर बल्दियात तैयब उर्दुगान भी बन जाए जी
तो तब कुछ भी काम नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा। सर जी खुदा का खौफ मैं आपको करें। बता रहा हूं, खुदा का खौफ ही है तभी तो ये बात कर रहा हूं। सर जी वरना मैं कोई कह रहा हूं वो काम कर रहे हैं। इतनी लेगेसी वाली बात कोई नहीं कर रहे ना काम। देखें बिलावल नहीं कर भुट्टो सकते। साहब जहां फीते काट रहे हैं वो किसने बनाया? याजुज माजुज ने आके बनाई है वो किसने? सड़कें। कौन सा फीता काटा? सर जी अभी फ्लाईओवर का फीता काटा है कोरंगी के आप अंदर, इधर जहां तारिक रोड वाले की बात कर रहे हैं, ये इधर फीता काटा है जी इन्होंने। वो भाई बहुत बड़ा काम कर दिया ये तो इन्होंने। इनको तो खुदा की कसम जो है वो कहीं तो अब तो appreciate सिंध करते हैं हुकूमत की नहीं, किस बात की अप्रिसिएशन? इनको तो जो कर देना चाहिए था अच्छा। वो नहीं किया। अब तो सिंध हुकूमत क्या ने, करना सिंध चाहिए था? हुकूमत अब मैं बता दूं आपको, सिंध हुकूमत जिस तरीके की हरकतें कर रही है, अच्छा। जिस तरह की ऑफर्स दे रही है, जी। ये ऐसा लग रहा है कोई स्टार प्लस का ड्रामा है। अच्छा ठीक है, जो इन्होंने काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे। अब तो माशाल्लाह से ये इमाम मेहदी का ही हैंड ओवर करेंगे। अच्छा। जब इमाम मेहदी आ जाएंगे अपनी इमामत का ऐलान कर देंगे तो सिंध हुकूमत तभी उनके जो है वो हाथ में वो चीज देगी। वरना सिंध हुकूमत सीरियस है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत सीरियस है, ना मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सीरियस है, और ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क के लिए सीरियस है। अच्छा। यहाँ पर क्या सियासत हो रही है? सीरियस यहाँ पर कौन सीरियस है? आपके सामने सीरियस है। 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ है? क्या हुआ है? पाक से जमीन पार्टी सीरियस है। और कौन है? और 500 कौन वोट से लेगी। इश्यूज में 1.5 साल हो गए? अच्छा। इस 1.5 साल हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हुकूमत में है, मरकजी बिल्कुल सूबों में भी हुकूमत में है, ठीक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में है, सिंध जी। में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी मरकजी सियासत में है, मरकजी हुकूमत में बिल्कुल है, और कराची की लोकल बॉडी में भी हुकूमत में भी है। बिल्कुल ऐसे ही। इससे सवाल करेंगे आप? सर इन्हीं से करेंगे। इन्हीं से करेंगे। बिल्कुल। भाई मैं तो आपकी तरह आवाम हूं, हम तो पार्लिमानी जमात नहीं है, हमारे पास तो एक भी सीट नहीं है। मेरा तो गुस्सा जायज है, मैं तो गुस्सा निकालूंगा। अच्छा। मतलब खेल सिर्फ खेल होगा। मतलब इख्तियारात का आप जो है वो इख्तियारात जब डिवॉल्व करेंगे जब आपकी पार्टी का आदमी नीचे होगा। अच्छा जब आपकी पार्टी का आदमी नीचे होगा, वरना आप इख्तियारात डिवॉल्व नहीं करने के लिए तैयार, तो भाई मुल्क को किस नहज पे लेके जाया जा रहा है? किस नहज पे लेके जाया जा रहा है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने उसके ऊपर लड़ती रही, 2018 के इलेक्शन के ऊपर जो है ब्लैक डे ये लोग मनाते रहे। आज उसी बात पे नीम रजामंदी कर रहे हैं। अच्छा आज अब कल जो है वो जो बिल पेश होगा तब तमाम लोग जो है वो इसके ऊपर जो है वो बैठ के जो है वो सलाम करेंगे। चले और सर ये वो सिस्टम- मैटर नहीं है, वो मेरा कंटेंट ही नहीं है सर। वो मैं जाहिद content अवान चला भी नहीं सकते। नहीं सर जी, वो मैं बिल्कुल content चलाना भी नहीं media में चला चाहता, भी नहीं मैं सकते। चलाना भी नहीं वो चाहता। content जाहिद चला भी नहीं अवान साहब सकते। हमें ज्वाइन कर चुके हैं, यही सीनियर content चल एनालिस्ट जाए तो मुल्क के हालात सही हो जाए। सर जी बहुत अजीब बात कर रहे हैं आप उस्मान भाई, प्लीज जरा यार। जाहिद अवान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। जाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला सीरियस कौन है पाकिस्तान के लिए? उस्मान भाई कह रहे हैं कोई भी सीरियस नहीं है। देखें मैं आपसे ये कहता चलूं प्रोग्राम के तवज्जुह से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पीटीआई जो है गवर्नमेंट इस वक्त पीटीआई के पास है, और पीटीआई ने अभी ये फैसला किया है कि जो है वो अपना अलायंस करेगी अपना एमक्यूएम के साथ। आप ये बताएं कि एमक्यूएम जो है वो शुरू से अपना कराची के लिए इस एमक्यूएम ने क्या किया पीटीआई की गवर्नमेंट आने के बाद? अब पीटीआई की गवर्नमेंट जो है अपने मफादात के लिए एमक्यूएम को फंड रिलीज फौरी तौर पे करना शुरू कर दिया उन्होंने अपने करना के कराची के लिए। कराची से अगर इनको इतना दुख और दर्द हो पीटीआई को, वजीर आजम को, तो वो फेडरल गवर्नमेंट है, आने से पहले 2018 के बाद ये 1.5 साल में क्या क्या वादे कर चुकी है। आप मुझे एक वादा पूरा होता हुआ दिखाएं कि कराची में इसमें इन्होंने कोई काम किया हो। अब अपने बिसाखियों पे वो एमक्यूएम की बिसाखियों पे खड़ी हुई है, और एमक्यूएम जो है जिस वक्त उनको चाहे उनकी मजबूरी है उनको मिलाना। इस वक्त आप देखें जहांगीर तरीन को उन्होंने कल टारगेट दे दिया है कि जाके अपना एमक्यूएम से बात करें और कराची के लिए आगे मिलकर चलने के लिए सारा तैयारी करें बल्दियात के लिए। तो ये अपने मफादात की सियासत हो रही है। अगर कराची से इतना प्यार है तो 20 एमएनए और एमपीए पीटीआई के भी कराची में मौजूद हैं, तो उनको फंड रिलीज क्यों नहीं करती? आखिर वो भी आवाम से उन एरियो से वोट लेके आए हैं। लेकिन तो जाहिद भाई अगर उनको डायरेक्ट फंड्स रिलीज कर दिए जाएंगे तो 18वीं तरमीम पर कदगन नहीं लग जाएगी? तो फिर ये बात यही मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा था। तो उसूल पे अगर चलना है और लॉ को फॉलो करना है तो सिंध गवर्नमेंट कराची के लिए बेहतर साबित हो सकती है। अलायंस ही अगर करना चाहते हैं, मेरा अपना जो तजिया है वो फिर सिंध गवर्नमेंट के साथ क्यों अपना वो नहीं करते अलायंस, जब एमक्यूएम जो है। जाहिद भाई अगर एमक्यूएम बिल फर्ज आ जाती है तो क्या कराची के लिए या सिंध के शहरी इलाकों के लिए कुछ बेहतरी आ सकती है अगर सिंध हुकूमत और एमक्यूएम एक साथ मिलकर काम करे? तो हाँ बिल्कुल, ये मेरा अपना तजिया तो ये है कि अगर अलायंस ही करनी है कराची के लिए तो मैं एमक्यूएम वालों को यही मशवरा दूंगा कि वो जो है पीपल्स पार्टी के साथ कराची में अलायंस करें
और मिलके सियासत से बाला तर होकर अगर कराची का दुख दर्द रखते हैं, वाकई सिंसियर होके काम करना चाहते हैं, तो फिर पीपल्स पार्टी के साथ मिलके काम करें, तो वो कराची के मफाद के लिए बेहतर साबित होगा। ठीक है जाहिद भाई, आप मेरे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। इकबाल भाई, मैं आपकी तरफ आऊंगा जनाबे वाला। जैसा कि उस्मान भाई ने कहा कि आप लोग जो हरकतें इस वक्त कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कराची के साथ मजाक हो रहा है, कराची के अंदर कोई स्टार प्लस का ड्रामा चल रहा है। आप लोगों ने कोई उनका काम नहीं किया है एमकेएम वालों को अपने साथ इत्तेहाद की दावत देके। देखिए, मैंने उस्मान भाई थोड़ा लेट आए प्रोग्राम में जी, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ अपनी बात को कि जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इत्तेहाद वाली बात की तो वो किस कॉन्टेस्ट में की वो मैंने आपको बताई, लेकिन उस्मान भाई के लिए दोबारा रिपीट करता हूँ। ठीक है कि वसीम अख्तर साहब ने हुकूमत सिंध से गिला किया उस प्रोग्राम में, चूंकि एज ए मेहमान वो भी मौजूद थे। सही। कोरंगी में जो जैसे उस्मान मैंने कहा पता नहीं क्या करें, कौन से प्रोजेक्ट, 4 मेगा प्रोजेक्ट का कोरंगी में इफ्तिताह हुआ और चंद दिनों पहले 7 मेगा प्रोजेक्ट का शहीद मिल्लत अंडरपास के साथ दीगर इफ्तिताह हुआ और 79 ऑन गोइंग प्रोजेक्ट कराची को सिंध हुकूमत दे रही है। विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर अंदर वो फिनिश भी होंगे इंशाल्लाह और नजर आएंगे सबको। अच्छा। तो वसीम अख्तर साहब ने वहां पे सिंध हुकूमत से गिला किया, वफाकी हुकूमत के ऊपर लानतान किया, उनके ऊपर बड़ा तनकीद का निशाना बनाया उनको। तो उस पर जब चेयरमैन की गुफ्तगू का टाइम आया तो उन्होंने उनको ऑफर किया कि आप ऐसा करें, आप आ जाएं, इनको चलता करते हैं और पीपल्स पार्टी के साथ आप आ जाएं, आपको सिंध में भी आपको साथ शामिल करते हैं और वफाक में भी। तो ये इसमें कोई गैर जमहूरी बात नहीं थी। देखिए, अगर पीपल्स पार्टी के इस स्टेटमेंट के बाद, बिलावल साहब के इस स्टेटमेंट के बाद वफाकी हुकूमत जो सिंध में तकसीम देखना चाहती थी, जो कोट पहन के ये लोग आ जाते थे कि हमारे पास इतने एमपी हैं, कभी गवर्नर, कभी अली जैदी साहब, कभी खुरम शेर जमान साहब, और आज इस नतीजे पर पहुंच गए कि इनको अपनी वफाक में हुकूमत बचाने के लिए कराची की दौड़े लगाना शुरू पड़ गई। तो मकसद कहने का ये है कि जो डिफेक्टिव वजीर आजम जहांगीर तरीन साहब अभी एमक्यूएम को राजी करने के लिए और पुरानी तनख्वाह पे राजी करके जाएंगे, वो देखिएगा आप। अच्छा, वो राजी करने के लिए कोई पेशरफ्त नहीं होने वाली इन मामला। अगर मैं समझता हूं कि इन्होंने 1.5-2 साल के अरसे में कराची को 1 टका रिलीज नहीं किया, और अब अगर बिलावल साहब के स्टेटमेंट के बाद रिलीज हुए ना सर, देखिए इस वफाक के मंसूबों के लिए, इस प्रोजेक्ट, इस स्टेटमेंट के बाद, चेयरमैन के इस स्टेटमेंट के बाद अगर वो एमएनएस को, जैसे अभी जाहिद साहब ने कहा कि अपने एमएनएस को भी ये फंड अगर रिलीज कर देता वफाक एमक्यूएम के साथ साथ, तो कराची की सूरत हाल, कराची के वो इलाके जहां से इनके एमएनए मुंतखब हुए शायद वो कुछ सरियाब हो जाते। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने अपनी हुकूमत को जाते देखता, जिस सूरत हाल में आज पीटीआई की हुकूमत मौजूद है, और इन्होंने सिर्फ एमक्यूएम के साथ दौड़े नहीं लगाई, इन्होंने अपने तमाम इत्तेहादियों के पास जाने का फैसला कर लिया कि क्योंकि इस वक्त पीटीआई की हुकूमत अपने आप को कमजोर पिच पर महसूस कर रही है, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट को सिर्फ स्टेटमेंट ना समझे। अच्छा। ये उस तरफ इशारा है कि जो चेयरमैन ने कहा है कि 2020 में खान साहब नहीं होंगे, तो आप खान साहब को जाते हुए देखेंगे और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अहम किरदार होगा। और ये दौड़े उसी सिलसिले की कड़ी है कि इस बात को समझते थे कि पहले भी चीजें होती रही, लेकिन कभी भी पीटीआई ने इसको इतना सीरियस लिया नहीं। अच्छा। आज अगर सीरियस लिया तो मैं समझता हूं कि आप भी सीरियस लें। अच्छा। एज एंकर पर्सन आप भी जो है इस बात को सीरियस लें। परेशानी सीरियस बात कर लेते हैं, कराची के ऊपर रहिएगा, कहीं और मत जाइएगा, फौरन उछल के उस तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। कराची के अंदर बात कर लें, 79 मंसूबे सर, उसके ऊपर भी अगर खराज तहसील नहीं बनता तो फिर 79 मैं कह रहा हूँ 2015 में बल्दियात के इलेक्शन हुए जी, 2016 में वोट लिया गया, 3 साल हो गए। 2 डिस्ट्रिक्ट कम से कम जो है वो दुबई और पेरिस बन जाने चाहिए थे कि जिस लेगेसी से ये काम बता रहे हैं 79 प्रोजेक्ट, अगर इसको हम विद इन ईयर मल्टीप्लाई करें तो माशाल्लाह डीएमसी हमारी बड़ी जबरदस्त बन जानी चाहिए थी। सही। एक दुबई बन जाना चाहिए था और एक पेरिस बन जाना चाहिए था, नंबर 1 बात। अच्छा। दूसरी मैं आपको एक जरा, जो आज इकबाल साहब आके अपने चेयरमैन साहब की बातों की तावीलें कर रहे हैं, वो इस वजह से कर रहे हैं कि विदाउट एनी पॉलिटिकल प्रोसेस बिलावल भुट्टो को मौरूसी निज़ाम ड्यू टू हेरिडिटी, मौरूसी निज़ाम की वजह से चेयरमैन मान लिया, उनको एक प्रोसेस से गुजारते, उनको कोई डिस्ट्रिक्ट की सियासत कराते, उनको स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लाते, जब एकदम जो है वो आप उनको चेयरमैन बनाए तो फिर उनके तो आप बयानात की तावील करेंगे। नंबर 2। अच्छा। नंबर 3 मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैं बेहतरीन पार्लिमानी जमात अभी भी मानता हूं कि 2010 के अंदर जो 18वीं तरमीम वाला काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क के अंदर, जहां बदतरीन आमरीत चाहे फ्रंट पे चाहे बैक पे वो रहती ही है, उसमें भी 2010 में जो 18वीं तरमीम का काम किया और आसिफ अली जरदारी ने सदर होके वजीर आजम को इख्तियारात दिए, ये बहुत बड़ा काम है, ठीक है किया, लेकिन फर्दर डेवोल्यूशन नहीं कर पाए। अच्छा। फर्दर डेवोल्यूशन नहीं
नहीं कर पाए। सिंध हुकूमत ने NFC अवार्ड, PFC अवार्ड्स को डिस्ट्रिक्ट के अवार्ड में कन्वर्ट नहीं किया। जब सूबे, जब ये आपने 18वीं तरमीम में सूबों को खुद मुख्तार किया, ऑटोनॉमस किया, तो आपको आइन के अंदर, जिसको पाकिस्तान को जरूरत है, आइन के अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट के भी इख्तियारात का चैप्टर डालना चाहिए। जैसे आप आज जो है वो आर्मी की जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तौसीक का जो है वो चैप्टर डाल रहे हैं। मैं आपको बात बता रहा हूं, नहीं इसको जाने दें, बस फ्लो में जाने दें, ठीक है। अच्छा, कहां बल्दियात के सेटअप की बात कर रहे हैं, कहां कौमी असेंबली के बिल पे पहुंच जाते हैं। मुल्क को किसकी जरूरत है मैं आज बता रहा हूं कि पहली प्रायोरिटी में किसकी जरूरत तो उसकी भी है जो हुआ है। अच्छा, जरूरत तो उसकी भी हुआ है, वरना तो माशाल्लाह घर चले जाएंगे। 2018 में जिस तरह जीत कर आए सब घर चले जाएंगे। अच्छा, ठीक है। जो मुस्लिम लीग नून जो बहुत ज्यादा जो है वो सिविल सुप्रीमेसी के ऊपर बिलीव करती थी, आज सबसे पहले जो है वो घुटने जो है वो टेक के बैठ गई, और इसकी भी तावीलें फिर की जा रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने भी इसकी नीम रजामंदी का इजहार कर दिया है, तो कल तक इसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी। तो पाकिस्तान में तो यही चलता है, मजाक चलता है, मजाक होगा, आप भी शो करके चले जाएंगे, मैं भी शो करके चला जाऊंगा, कानून साजी हो गई ना उस्मान भाई, कानून साजी हो गई। अब उस पर अमल दरामद के लिए आप क्या चाहते हैं? उस पर फिर कोई फूल झड़ी छोड़ दी जाए कि हाँ जी हम मुखालिफत करते हैं, फजूल में? कानून साजी उस वक्त तक सही होगी, कानून साजी उस वक्त सही होगी जब आपके इलेक्टेबल्स सही जाएंगे, आपका रिजल्ट सही जाएगा, आपका इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद मुख्तार होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब तक खुद मुख्तार नहीं होगा, उसके अंदर जो है वो 72 घंटे के बाद लोग वोट लेकर आए हैं। कौन से वोट लेकर आए? आपने भी वोट दिया है, मैंने भी वोट दिया है, इकबाल भाई ने भी दिया है। इस स्टूडियो में मौजूद कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने वोट ना दिया। 14 है मैंने भाई। कराची के अंदर 80 लाख जो है वो जो है वोटर हैं। ठीक है, ठीक है जी, 80 लाख वोटर हैं। 40 से 45 लाख लोगों ने अपने वोट का हक के राय इस्तेमाल किया। सही है, ठीक है। 45 to 50% लोगों ने हक के राय का इस्तेमाल किया। आप मुझे ये बताएं कि पाक सरजमीन पार्टी कहां खड़ी है? हमारे साथ जो ज्यादती की गई, अच्छा, अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक लोग ब्लैक डे मना रहे थे, हमने तो सब्र किया, हमने तो अल्लाह के पास केस छोड़ा। आज अच्छा, इनके पास इख्तियारात होते भी ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 14 MNA होकर काम कर सकती है, अच्छा, 21 MPA होकर काम कर सकती है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर मरकजी सियासत में भी आ जाए, इनकी चेयरमैनशिप में, बिलावल साहब की चेयरमैनशिप में, जो किसी पॉलिटिकल प्रोसेस से नहीं आए हैं, पाकिस्तान का इससे बुरा हाल होगा इकोनॉमिकली। पाकिस्तान का इससे बुरा हाल होगा इकोनॉमिकली। कराची को तो आप छोड़ें, अच्छा, कराची को तो आप छोड़ें, पूरे पाकिस्तान का जो आज हालात हैं, गरीब आदमी तो मर चुका है। इमरान खान ने जितनी आसें दी हैं, गरीब आदमी तो मर चुका है। मैं कराची की क्यों बात करूं यार, मैं तो पूरे पाकिस्तान की बात करूंगा। अच्छा, सारे गरीब लोग जो कराची से ज्यादा जो है वो इंटीरियर में रहते हैं। सिंध की हालत क्या है? सिंध, अभी चलें आप मेरे साथ उठ के चलें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 23 से ज्यादा यूसी चेयरमैन है इस कराची के अंदर मौजूद, यूसी चेयरमैन मौजूद है, 2 DMCs हैं। क्या काम हुआ है? और इसको बड़ा फखर से बताया जाता है कि 79 जो है वो प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग हैं। अच्छा, और विद इन अ ईयर हो जाएंगे। तो भाई होगा तो कुछ भी नहीं। ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरकजी हुकूमत में भी रह चुकी है, सूबाई हुकूमत में भी जो है वो तीसरी दफा आई है। सही है। तो भाई इनके साथ तो ना 2018 में ज्यादती हुई है, इनको तो काम करना चाहिए, इनको तो ऑफर से क्या लेना देना। ठीक है जी, ठीक है। जाहिद अवान साहब एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन कॉल पर। जाहिद भाई बताइएगा, जनाबे वाला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कारकर्दगी सबके सामने है, पेट्रोल महंगा कर दिया गया है, गैस जो है वो मिल नहीं रही कराची वालों को, बिजली की कीमतों में 5 से 6 रुपए इजाफा कर दिया गया, किस जानिब जा रहा है ये मुल्क? और फिर कहते हैं कि 2020 जो है वो साल होगा तरक्की का, खुशहाली का और रोजगार की फराहमी का। देखिए 2020 साल होगा खुशहाली का। कुछ बातें तो ऐसी हैं कि वो मैं आपको बताऊं, जो कि कारोबारी तबका है उसको कुछ आप यूं समझ लें कि कुछ अपना कमर जावेद बाजवा साहब के साथ मिलने के बाद कुछ उनको रिलीफ मिला है, तो इस वजह से उनको वो सेटिस्फाई हुए। एक तो ये वजूहात भी हैं। कुछ इकॉनमी इस वजह से थोड़ी नजर आ रही है कि अपना ये जो अपना टैक्स रिलीफ में भी कुछ उनको आसरा दिया गया है, 2020 में हम आपको रिलीफ देंगे। फिर ये आप नैब का बदलता हुआ जो अमेंडमेंट किया कानून में, वो भी इस बात की गवाही देने जा रहा है कि वो अपना जो हाथ नहीं डाला जाएगा और इस तरह से। तो ये मामला कुछ तो हुआ है, लेकिन उससे गरीब आदमी जो एक मुतासिर हुआ है, और भाई की बात सही है, जो रोज कमा के रोज खाने वाला है, जो गैस पे इन्हिसार करता है, जो पानी, बिजली और आटे और दाल चावल पे उनकी कीमतों पे इन्हिसार करता है, उसके लिए अब तक पीटीआई की गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ नहीं दिया। और फिर मजीद 2020 में बम फूटने वाला है, गैस की कीमतों में इजाफा
और गैस का, मेरे घर का मैं आपको बताऊं, एक 22,000 का बिल आया है जिसमें 7,000 रुपए सिर्फ टैक्स लिया गया है। तो हम कितनी जगह टैक्स पे करें? एक जगह टैक्स पे करें, 3 जगह टैक्स पे करें, उस टैक्स को कहाँ लगाया जा रहा है? और आम आवाम जो है वो बेचारी तो वो एक सब्जी खाने से भी महरूम हो गई है। वो घर के बिल कहाँ से देगी, उसका रेंट कहाँ से देगी उस सैलरी में? तो मतलब वजीर आजम साहब को जो है, पीटीआई की गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा बहुत इमरजेंसी बुनियादों पे कि आने वाले और ये 2020 में मुझे तो लग रहा है गरीब आदमी और पिसेगा। गरीब आदमी ये गुर्बत खत्म करने के नहीं बल्कि गरीब आदमी को ही खत्म करने के चक्कर में पीटीआई की गवर्नमेंट। तो इनको सोचना होगा कि जिससे पूरी तौर पे एक आम आवाम को रिलीफ मिले, उन चीजों में आसानी पैदा करनी होगी, उनकी कीमतों में बजाय इजाफे के रिलीफ देना होगा, उनको उनकी कीमतों को बैक करना पड़ेगा। आप देखें ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल कर दी है। आप इसी तरह देखें गैस का, आप सुन रहे होंगे कि गैस का फिर बढ़ा रहे हैं ये। तो ये किस तरफ ले जा रहे हैं मुल्क को, आप ये देखें। तो इसलिए कि जाती मफादात को जो बिसाखियों पे खड़े हुए हैं, एमपीएम की बिसाखियों पे, तो उस जाती मफादात को छोड़ें। कराची के लिए अगर वाकई सोचते हैं, दर्द रखते हैं, तो जो 18वीं तरमीम है वो फंड रिलीज करें ना। अब तक एक फंड रिलीज गवर्नमेंट पीटीआई की ने जो वादे किए हैं, 18-20 वादे किए हैं कराची को फंड देने के, पूरे नहीं हुए। कल जैसे ही बिलावल भुट्टो ने 2-3 दिन पहले एमकेएम को ऑफर किए कि आप हमारे साथ आए, मिले, ये हो, तो फौरन जहांगीर तरीन को टास्क दे दिया गया कि मिले, और कराची को फंड भी रिलीज इमीडिएटली होना शुरू हो गए हैं। तो ये कराची के लिए जाहिद साहब, इसके ऊपर रोड के ऊपर एक शो करना है, मैं बिल्कुल समझता हूं मुझ पे फर्ज हो गया है कि आवाम कितनी उम्मीदें वाबस्ता रखती हैं इस फैसले से अगर एमकेएम पाकिस्तान इस किस्म का फैसला ले लेती है। बहुत शुक्रिया जाहिद अवान साहब, सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। इकबाल सांद साहब, जनाबे वाला, जितना मामला आप लोगों के साथ था, जितने मामला, जितना इत्तेहाद, जितने फंड्स, जितनी हुकूमत और जितने अरकान आपके पास मौजूद थे, जनाबे वाला, उस्मान भाई का पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि आप लोगों को कराची और सिंध को पेरिस या लंदन तो बना देना चाहिए था, आप लोगों ने लियाकताबाद से ही बदतर कर दिया। देखिए अली, मेरे भाई उस्मान बड़े जज्बाती हो जाते हैं जी। बात यह है कि हम टॉपिक से थोड़ा हट जाते हैं। मैं समझता हूँ कि जब मेरे चेयरमैन की बात की गई है जी जी, तो मैं थोड़ा उस पर बात करना ज़रूरी समझता हूँ कि उन्होंने कहा कि चेयरमैन जो है वो जो है प्रैक्टिकली वो चेयरमैन नहीं बने, तो उनको ये पता होना चाहिए कि वो एक ऐसे घराने से उनका ताल्लुक है जिसकी माँ जो है 2 बार प्राइम मिनिस्टर रही, जिसके नाना इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे, जिनके वालिद ने इस मुल्क, जो वालिद सदर भी रहे इस मुल्क के, और 12 साल न करदा गुनाहों की सज़ा भी उन्होंने काटी। और फिर एक ऐसा नौजवान जो ऑक्सफोर्ड से पॉलिटिकल साइंस की तालीम हासिल कर आता है, फिर ऐसा एक लीडर जो अपनी माँ की शहादत के बाद पार्टी की बागडोर संभालने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन उसके ऊपर पार्टी समझती है, पार्टी के जो सीईसी के इजलास में ये फैसला किया जाता है कि चेयरमैन जिस वक्त तक अपनी एजुकेशन मुकम्मल नहीं कर लेते, उस वक्त तक को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब जो है पार्टी को रन करेंगे। तो ये पार्टी का अंदरूनी मामला। पाकिस्तान में कोई एक सियासी जमात ऐसी नहीं है जो समझता हूँ कि जिसकी क़यादत ने अपने जानों की नजराने पेश किए हों। अगर कोई ऐसा ख़ानदान जो इस मुल्क पर कुर्बान हो गया, और उस मुल्क पर कुर्बान होने वाले ख़ानदान का अगर कोई नौजवान इस मुल्क में सियासत करता है और इस मुल्क की खून रेज़ा सियासत में अपना हिस्सा डालने की कोशिश करता है, तो मैं समझता हूँ कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ये तकलीफ तो पीटीआई के दोस्तों को थी, अब मुझे नहीं पता पीएसपी के दोस्तों को ये तकलीफ क्यों हो गई है। देखिए इसमें समझने की जरूरत है। बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त अगर कांग्रेस असेंबली में मौजूद है तो एमएनए का इलेक्शन लड़ने के बाद पहुंचे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो अमली सियासत में मौजूद हैं। और उन्होंने जब तक अपनी एजुकेशन मुकम्मल नहीं की तो आसिफ अली जरदारी ने पार्टी को संभाला दी। आज जब वो अमली सियासत करने की पोजीशन पर आ गए, तो पिछले 2 साल से हम महसूस कर रहे हैं कि मीडिया टॉक भी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और मीटिंग्स भी बुलाते हैं और हर फैसले खुद करते हैं। तो मकसद ये है कि वो इस वक्त जो बच्चा, नौजवान जो जिसके नाश्ते के टेबल पर फॉरेन पॉलिसी डिस्कस हो, वो सियासतदान नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? मुझे बताएं, अगर कोई क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बने तो वो ठीक, कोई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने तो ठीक, किसी वकील का बेटा वकील बने तो ठीक, किसी अदाकार के बच्चे अदाकार बने तो ठीक, अगर किसी सियासतदान का बेटा सियासतदान बन जाए तो वो पता नहीं कि क्यों कर गलत हो जाता है। मुझे ये बात हजम नहीं होती। ये सिर्फ मैं समझता हूँ इख्तलाफ बड़ा इख्तलाफ की बात है। दूसरी बात कि मैं समझता हूँ कि मेरे भाई कह रहे हैं, बड़े बुलंद आवाज में उन्होंने कहा जी कराची को ये बन जाना है कर। तो देखिए 300 अरब जो डिक्टेटर ने, जब पीटीआई के सरबराह मुस्तफा कमाल साहब थे, तो 300 अरब रुपए कराची को दिए गए, तो उसमें एक नया शहर बन जाना चाहिए था। कराची शहर उस वक्त भी ठीक नहीं हो सका। लेकिन 300 अरब लेने के बाद
फिर लंदन जाके हम पप्पियां भी लेकर आए थे। अच्छा। ये भी इनको याद रखना चाहिए। अच्छा। तो क्या ये लेकिन फिर सर लंदन के मेयर के बाद दूसरे मेयर भी तो मुस्तफा कमाल साहब थे ना। चलें फिर ये क्या ये इस बात को तस्लीम करेंगे कि जहां पर इनकी आबियारी हुई कि वो दुरुस्त था या गलत था? नहीं मुझे नहीं, मैं इंटरप्ट नहीं किया, मैंने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया, मैंने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया। और मैं चाहूंगा पॉलिटिकल प्रोसेस की बात की, मैं आ रहा हूं, लूंगा, टाइम मेरे पास खत्म हो गया जी। शेख रशीद ने भी पप्पी ली इनके चेयरमैन की, मैं बता दूं। मैंने बिल्कुल आप अगर पप्पी की बात की आप सुने ना, बिल्कुल सही बात है। आप बर्दाश्त करें ना। अब मैं आप पॉलिटिकल प्रोसेस की बात करेंगे, मैं पॉलिटिकल प्रोसेस में ये तो कोई बात मैंने गलत बात की है। शेख रशीद ने पप्पी ली है इनके चेयरमैन की। यार शेख रशीद ने जब पप्पी ली है, मैं आपको दिखाता हूँ सोशल मीडिया पे, मैं आपको दिखाऊंगा सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। अभी क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने पॉलिटिकल प्रोसेस की बात की है इकबाल साहब, मैंने पॉलिटिकल प्रोसेस की बात की है। ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि मौरूसियत चलेगी? ये कौन सी किताब में लिखी हुई है कि मौरूसियत चलेगी? ओ भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बर्दाश्त करो यार, किसी को सुनने की भी हिम्मत वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक बने हैं, खानदान के लोग नहीं बने। मौरूसियत नहीं चले, नहीं चली, बर्दाश्त करो, नहीं चली। रज़ा रब्बानी आपकी पार्टी के रज़ा रब्बानी ने सफेद बाल कर लिए, आपने रज़ा रब्बानी ने सफेद बाल बाल तो आदमी के सामने बैठा मैं आपको बता रहा हूँ, टाइम खत्म हो गया। ये पॉलिटिकल डिग्निटी है, ये पॉलिटिकल डिग्निटी है, ये पॉलिटिकल डिग्निटी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। मुस्तफा कमाल ने 4 साल के अरसे में 4000 प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। अच्छा। और ये सिंध हुकूमत में होने के बाद 79 प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। 4000 प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। 300 अरब रुपए की बात करते हैं। 1100 अरब रुपए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 5 सालों में सिर्फ एजुकेशन पे खर्च किए। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, हमारे साथ मौजूद थे इकबाल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद। सर टाइम खत्म हो गया, आप अगर बात करने देते मैं पूरा टाइम देता आपको, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं सर, टाइम मेरे पास खत्म हो गया। बिल्कुल चलें ठीक है, इस पे एक और प्रोग्राम रख लेंगे। बिल्कुल इस पे हिसाब ले लिया जाएगा किसने कितना पैसा खर्च किया है। अगर क्रॉस टॉक ना होती और अपनी अपनी बारी में बात कर ली जाती तो ज्यादा अच्छा होता, टाइम मिल जाता और आवाम को समझ में भी आ जाता कि किसने क्या मौकिफ अपना पेश किया है। इस पर मजीद भी प्रोग्राम में करूंगा। रोड शो के ऊपर एक प्रोग्राम में बिल्कुल करने वाला हूं, रोड के ऊपर एक प्रोग्राम करूंगा जिसमें आवाम से पूछा जाएगा कि अगर एमकेएम पाकिस्तान चाहती है कि वो बल्दियात की मिनिस्ट्री लेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के साथ शमूलियत इख्तियार करे तो कराची वालों की उम्मीदें कितनी वाबस्ता हो जाएंगी। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।